अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और आप देख सकते हैं कि इस दिन की शुरुआत में भी एक दफा फिर मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगी कि टुडे कैन बी डे नंबर 1। कई लोग ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी और खासतौर पे ये साल खत्म हो रहा है, सिंबॉलिकली हमें लगता है कि जब तक ये साल खत्म नहीं होगा तो नया आगाज, नई शुरुआत नहीं हो सकती। लेकिन बेसिकली इट्स योर माइंड सेट। जिस वक्त भी आपका जहन ये समझे कि अब कुछ नया करने का वक्त आ गया है, टुडे इज द टाइम टू डू समथिंग न्यू, समथिंग अमेजिंग, आपको शुरुआत करनी चाहिए। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर नीडेड दैट रिमाइंडर। मुझे पर्सनली भी इस रिमाइंडर की जरूरत होती है जब आप एक दफा फिर अपने आप को यकीन दिलाएं कि आज किसी भी चीज की शुरुआत हो सकती है, पहला दिन हो सकता है। वो हॉबी जो आप बहुत अरसे से करना चाह रहे थे लेकिन सही वक्त नहीं मिल रहा, तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू करना चाहते थे, आला तालीम के लिए अप्लाई करना चाहते थे, या फिर अपने आप को दोबारा फिट एंड स्मार्ट करने की कोशिश आप करना चाहते हैं, या इवन फॉर लैंग्वेजेस। कई लोगों को लगता है कि अगर अंग्रेजी जुबान ना बोलें तो उनके लिए तरक्की के मौके नहीं होंगे। तो अगर आपकी ये कमजोरी है या ये आपको लगता है कि ये चीज आपको एहसास कमतरी में मुब्तला करती है, व्हाट यू कैन डू इज बिगिन टुडे। सीखने की, आगे बढ़ने की कोई उम्र या कोई कैद नहीं होती। सो प्लीज रिमेंबर दैट एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ यू नीडेड दैट रिमाइंडर टुडे। आगे बढ़ते जी प्रोग्राम में सबसे पहले जरा सियासी मंजरनामे पर नजर डालते हैं। आपके सामने है जी सूरत हाल के मरियम नवाज बीबी का कहना है कि उनकी जिंदगी को खतरा लाहक है और आने वाले दिनों में जब वो अवामी राब्ते कायम कर रही हैं, पीडीएम की एक तरह से काफिले को लेकर आगे बढ़ रही हैं, तो ये हुकूमत का फर्ज है कि उनको, रियासत का फर्ज है कि उनको फौरी तौर पे तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। कल इसमें मैं देख रही थी कि बहुत सारे करंट अफेयर्स शोज में बार बार बात हो रही थी कि क्या वजीर आजम इमरान खान साहब, क्या वजीर आला पंजाब, क्या पंजाब हुकूमत ये करने के लिए तैयार है। देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो पंजाब हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ को वाज़े किया कि कुछ थ्रेट्स तो ऑब्वियसली ये रियासत की जिम्मेदारी है और उसको वो निभाएंगे, लेकिन कुछ थ्रेट्स ऐसे हैं जो आपको अननोन पर्सनस की तरफ से हैं। कई ऐसे खदशात सामने आ रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की उस सिचुएशन तक, तसादुम की उस कैफियत तक लोगों को नहीं लेके जाना, और इसके लिए तमाम ही लीडर्स की, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो ऑपोजिशन में हो, बाहिमी जिम्मेदारी बनती है। क्या ऑपोजिशन इस वक्त जो उनका रवैया है वो जिम्मेदाराना है? ये वो सवाल है जो इस वक्त तमाम अवाम देख रही है, चाहे वो कोविड-19 का तनाजुर हो या मुल्की हालात हो। आपको सबसे पहले बताते हैं कि जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान ने एक टेरर एक्ट, जो पूरा का पूरा जो शवाहिद और सबूत इसके हैं कि किस तरह मुनज़्ज़म कोशिशों के तहत भारत पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को एक तरह से सपोर्ट करता रहा है, उसका एक डोज़िया भेजा गया यूनाइटेड नेशंस में। लेकिन इस वक्त आपके पास एक और, हम आपको बताते चले कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, और ये एक बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक चीजें हो सकती हैं क्योंकि भारत के अपने अंदर बहुत इस वक्त गहमा गहमी की सूरत हाल है, तनाव की सूरत हाल है। हमने आपको अपडेट किया किसानों की हवाले से जो कि भारत बंद मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, लेकिन ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा की तर्ज का हो सकता है, जिससे वो अपने अंदरूनी मसाइल से दुनिया की एक तरह से तवज्जो हटाना चाहता है। लेकिन क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं, तो ये खित्ते के लिए, दुनिया के अमन के लिए बहुत ही तशवीशनाक और पेचीदा सूरत हाल हो सकती है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर अपनी मुसल्लह अफवाज को चौकन्ना रहने की, तैयार रहने की हिदायत कर दी है। लेकिन ये क्या मामला है, इसके बारे में दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। जी, ये खालिसतन नहीं, खालिस्तान मूवमेंट है जो कि सिख कम्युनिटी बिलीव करती है कि उनको भी सेक्टेरियन वायलेंस का जबरी एक तरह से कवानीन को बदला जा रहा है, और उनकी जो एक पोजीशन है एज इंडियन सिटीजन उसको कमजोर बनाया जा रहा है। तो इन कवानीन के लिए, और खास तौर पर ये जो किसान लॉज लाए जा रहे हैं भारत में, इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट बनेगा। अब वैसे ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हमारे पास आई हैं, कुछ लचक का मुजाहरा कर रही है भारतीय हुकूमत, लेकिन देखना यह है कि इसका कोई हल निकलेगा या नहीं। दूसरी तरफ जो इससे तवज्जो हटाने के लिए मोदी सरकार का पुराना वतीरा रहा है कि या तो पाकिस्तान पे ब्लेम ग्लेम शुरू कर दिया जाए, कहीं ना कहीं ताने बाने, यहां तक कि बॉलीवुड में जब हम देख रहे थे कि एक बहुत बड़ा नेक्सस ड्रग्स के, मुनशियात के हवाले से क्रैक किया जा रहा था,
उसको भी लिंक कर दिया गया पाकिस्तान से। यानी भारत में कुछ भी होता है, अगर चिड़िया पर भी मार लेती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जनाब, ह्यूमन राइट्स के जो अपनी वायलेशन भारतीय हर स्टेट में इस वक्त हो रही है, उसके लिए दुनिया की निगाहें मरकूज हैं और बड़ी वसी सोच रखने वाले, खुली सोच रखने वाले, खुला जहन रखने वाले भारतीय सिटीजन्स खुद भी इस बात पे बहुत परेशान हैं। आपको ये बात मैं इसलिए भी बता रही हूँ कि आज 10 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ है, यानी वो आपके जो राइट्स, वो हुकूक जो हर रियासत और खास तौर पर यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स आपको प्रॉमिस करता है, जिसको अपहोल्ड करती है दुनिया की हर हुकूमत, जिसने भी इसको साइन किया हुआ है। डेमोक्रेटिकली अपने आप को कहते हैं कि हम इलेक्ट होके आते हैं और फिर हमारा काम है कि ऐसी पॉलिसी मेकिंग की जाए कि हमारे मुल्क में जो मुकीम शहरी हैं उनके लिए तालीम, सेहत और दूसरे तमाम मामलात को बेहतर बनाया जा सके। वैसे तो हर ही हुकूमत इसमें कहीं ना कहीं फॉल्टर करती है, लेकिन फिर रियासत का काम होता है कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं कि इन ह्यूमन राइट्स को यकीनी बनाया जाए। आज बाय द वे इट इज ऑल्सो द 16th डे। हमने आपको बताया था कि 25 नवंबर से शुरुआत होती है 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म की, जो कि जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ है। इसका भी इख्तिताम या इसकी भी कंक्लूजन आज ही के दिन यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन राइट्स पे होती है। ये हुकूक कितने इंपॉर्टेंट है और जब आप इनको पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि हम किस लेवल पे इसकी नफी कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं इसी हवाले से आपको एक रिपोर्ट। जी जनाब, आज की अगर हम देखा जाए इस दुनिया की और खास तौर पे साल 2020 में हर अहम हिस्सा हमारी जिंदगी से जाके लिंक करता है इस पेंडेमिक पे। तो ये भी बड़ा अहम होता है कि हम ये जानें कि क्या असरात पड़े। मिसाल के तौर पे ह्यूमन राइट्स में अहम है कि गरीब या मुतवस्सित तबके से कोई ताल्लुक अगर रखता है उसके पास भी वही सहूलियात हों जो एक उनसे बेहतर तबके का शख्स है। तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हम हर सतह पर भी देखते हैं, लेकिन इसके लिए बार बार जुस्तजू करते रहना, काम करते रहना, क्योंकि एक अदल और इंसाफ पे मबनी माशरा ही तरक्की कर सकता है। और आज भी हमारे बहुत सारे मसाइल सिर्फ इसी वजह से हैं कि हर शख्स को वही हुकूक एक रियासत नहीं दे पा रही है। कहीं ना कहीं ग्रिड लाइन्स हैं, कहीं ना कहीं हमारे दोहरे रवैये हैं। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में, आपको बताते चलें कि आज हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे जो मुख्तलिफ इशूज हैं। हमने आज बात करनी है पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा आपके मैसेजेस आए हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिटन टू मी एंड आस्क्ड मी कि सिद्रा, हम इसके बारे में बड़ी सरसरी बात करते हैं, इस पर मुकम्मल बात करनी जरूरी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का हवाला दिया जाए तो उनकी मुख्तलिफ वजह शोहरत होती हैं। मिसाल के तौर पर सियालकोट की अगर बात की जाती है तो फुटबॉल, सर्जिकल अप्लायंसेस के हवाले से बहुत मशहूर है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब का जो हालिया दौरा था वो इसकी डेवलपमेंट पे उनकी निगाहें मरकूज थी। कामयाब जवान प्रोग्राम का इजरा भी वहां पे किया गया। इस प्रोग्राम का इनेकाद यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड इंजीनियरिंग की एक जगह है जो उसके लिए मुख्तस की गई, इसका संग बुनियाद रखते हुए वहीं पे कामयाब जवान का ये प्रोग्राम हुआ। उसमें बड़े अहम ऐलानात वजीर आजम साहब ने किए हैं। एक तो तरक्याती पैकेज दिया है सियालकोट शहर को जो तकरीबन 17 अरब रुपए का है। आइए देखते हैं मजीद उन्होंने क्या अनाउंसमेंट्स की और व्हाट इज द फ्यूचर लुकिंग लाइक फॉर सियालकोट। जी जनाब, अब जरा बढ़ते हैं हमारे बड़े पॉपुलर सेगमेंट की तरफ। जिस तरह कामयाब जवान का जिक्र हो रहा है तो हम हमारे सेगमेंट मिलो पाकिस्तान में हमेशा आपकी मुलाकात कराते हैं किसी ऐसे आर्टिस्ट से, किसी ऐसे टैलेंटेड पाकिस्तानी से जिसने यकीनन अपनी मेहनत आपके तहत और अपनी लगन और जुस्तजू से पाकिस्तान का नाम, अपने कम्युनिटी का नाम रोशन किया होता है। आज भी हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं उबैदुर रहमान से। इनके बारे में हमने तैयार की है एक छोटी सी रिपोर्ट। पहले दिखाते हैं कि इनकी वजह शोहरत, जिसकी वजह से आज हम आपको इनको हमारे स्टूडियो में हमने मदऊ किया है, वो क्या है। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। जी जनाब, देखिए आपने ये खूबसूरत फनपारे, वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल विद अस। आपको ये भी बताते चलें कि ये 2 दफा यूरोप के मुख्तलिफ कॉम्पिटिशंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, जिसमें 6वां और 7वां इंटरनेशनल स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल शामिल है जो कि जर्मनी में मुनक्किद हुआ। इसके अलावा उन्होंने दुबई कैनवस फेस्टिवल में 2018 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और हाल ही में ही इज द फर्स्ट पाकिस्तानी आर्टिस्ट टू क्रिएट अ 4D पेंटिंग एंड इसके अलावा बहुत मुख्तलिफ ये पेंटेड एनिमल म्यूरल्स भी बनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उबैदुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम उबैद। जी वालेकुम। हाल चाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक है। उबैद, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आर यू स्टडीइंग आर्ट एज वेल, क्योंकि आपका इतना इंटरेस्ट है स्ट्रीट आर्ट में। सो आर यू सेल्फ मेड आर्टिस्ट और या इसके अलावा आपने इसको बाकायदा अपनी स्टडीज में परसू भी किया है? नहीं, मैं एक्चुअली आर्किटेक्चर पढ़ रहा था कराची यूनिवर्सिटी से,
तो उस दौरान मैंने एक ब्रेक लिया यूनिवर्सिटी से, तो फिर उस दौरान आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग। तो मैंने दीवारों पे पेंटिंग स्टार्ट की। तो फिर ये हुआ कि दीवारें ख़त्म हो गई मेरे घर पे ही, मैं क्योंकि कर रहा था। हाँ। तो फिर आई हैड टू कम अप विद समथिंग एल्स। तो फिर इस तरह हुआ कि मैंने एक बंदे को देखा कि वो एक 3D इमेज बना रहा था एक पेपर के ऊपर, तो उसी के स्टेप्स मैंने फॉलो किए, लेकिन मैंने उसको लाइफ साइज बनाया अपनी छत पे। तो जब मैंने कुछ टाइम बाद उसकी जब बनने के बाद तस्वीर ली तो वो 3D लग रही थी। तो फिर उसको मैंने जब सोशल मीडिया पे अपलोड किया तो उसका फीडबैक बहुत पॉजिटिव आया। तो फिर मुझे हुआ कि शायद ये पाकिस्तान में फाइन आर्टिस्ट जो होते हैं वो करते होंगे, क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक आर्ट स्कूल से था। तो फिर मैंने पता किया तो मुझे पता चला पाकिस्तान में ना कोई भी नहीं करता। Okay. तो फिर मैंने उसको सोचा कि फॉर्मली इसको स्टडी करना चाहिए। तो पाकिस्तान में क्योंकि मुझे कोई मिला नहीं, तो फिर जो इंटरनेट पे मटेरियल अवेलेबल था उसके थ्रू, और फिर मैंने बाहर ढूंढना शुरू किया कि बाहर कौन आर्टिस्ट करते हैं। तो फिर एक अमेरिकन आर्टिस्ट हैं ट्रेसी ली स्टम, उनसे फिर मैंने कांटेक्ट किया। उन्होंने फिर एक तरह से मुझे जो है ना गाइड करना शुरू किया, एक तरह से वो मेरी मेंटोर बन गई। तो फिर मैं जो भी काम प्रोड्यूस करता था उनसे क्रिटिक लेता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा काम जो है वो फिर एक्सपेंड होने लग गया। इस वक्त आप जो कर रहे हो वो वॉलंटरी बेसिस में स्ट्रीट आर्ट भी है जो कराची में मुख्तलिफ जगहों पे आप करते हो, इसके अलावा कमर्शियल आर्ट भी आप कर रहे हो? हाँ जी, मैं जनरली अभी जो फोकस है मेरा वो यही है कि मैं कमीशन आर्ट वर्क ही करता हूँ अभी ना। ठीक है। और क्योंकि काफ़ी सारे कुछ साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तब ऑब्वियसली वॉलंटरी बेसिस पे भी मैं करता था, लेकिन अब जो है वो जो मेरा काम है प्रैक्टिस है वो कमीशन आर्ट वर्क ही। लेकिन मुझे ये बताओ उबैद, मैं नॉन कमीशन काम के बारे में बात करना चाहूंगी। दुनिया भर में आप जब एज ए टूरिस्ट जाते हैं आपको ऐसे कई गली मोहल्ले नेबरहुड्स मिलते हैं जो इसी बात से मशहूर है कि वहाँ पे स्ट्रीट आर्टिस्ट ने बहुत खूबसूरत रंगों से सजाया हुआ है उनको। पाकिस्तान में मैं अक्सर देखती हूँ कि यंग स्टूडेंट्स ही शुरू में नॉन कमीशन काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काम विद नो ऑफेंस काफ़ी सबस्टैंडर्ड होता है, काफ़ी मीडियोकर होता है। हम फूल पत्ते बना देते हैं या फिर हमारे फाउंडिंग फादर की तस्वीर बनाते हैं जो इतनी अच्छी नहीं होती और फिर थोड़े अरसे में वो उसको कोई ओन नहीं करता। ये जो अलमिया है आपके ख्याल में एज एन आर्टिस्ट आप क्या समझते हैं, इसको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं? इसमें देखिए ये होता है कि जो वॉलंटरी बेसिस पे जो भी काम करता है उसमें ये होता है कि वो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं होगी ना, जो व्यूअर है उसकी जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो उसमें ना ओनरशिप डेवलप नहीं होती। बाहर की दुनिया में ये होता है कि जिस तरह मैं खुद बाहर इवेंट्स में गया तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो ना ओनरशिप लेते हैं खुद से। जिस तरह आप अगर आर्ट वर्क वहाँ कर रहे हैं तो वो दे विल कम अप विद समथिंग, आपके लिए कोई चाय ले आएगा, कोई कॉफ़ी ले आएगा, कि वो क्योंकि उनको ये होता है कि ये हमारे लिए काम हो रहा है। तो एक मेरे हिसाब से ये है कि यहाँ पे क्योंकि जो जनरल पब्लिक है उसके इश्यूज इतने ज़्यादा हैं कि वो आर्ट पे उस तरह शायद फोकस नहीं कर पाते। तो एज एन आर्टिस्ट आई थिंक मेरा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम जो इमेजरी बना रहे हैं, जो विजुअल्स होते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी होने चाहिए ताकि जो व्यूअर है वो उसे देखे, उससे अमेज हो। फिर अच्छा, लेकिन पहले ऐसा होता था, अगर आपको याद हो गुलजी ने जब शॉन सर्कल और मुख्तलिफ इस तरह की चौरंगियों पे उनका आप देखते थे कि स्कल्प्टेड या उनकी तरफ से डिजाइन किया हुआ कोई मॉन्यूमेंट होता था, दैट यूज्ड टू बी समथिंग दैट पीपल ओन। एक जमाने में जब हम अल्लाह वाला चौरंगी की बात करते थे उसकी एक डायमेंशंस थी, जिस खूबसूरती से आप किसी भी एंगल से देखें वो मॉन्यूमेंट आपको अल्लाह लिखा हुआ दिखाता था। अभी भी आप भी ऑलमोस्ट वैसा ही काम कर रहे हो, 3D 4D एंड द सेम टेक्निक कैन कम इन टू प्ले, अदर देन मॉडलिंग की मैं बात नहीं करी बट एक्चुअली पेंटिंग में। लेकिन वो जो ओनरशिप है, हम ये कहें कि जी अवाम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे आर्टिस्ट वैसा काम नहीं कर पा रहे, या लोग यानी ओवरऑल एक कम्युनिटी का मुझे तो ये चैलेंज नजर आता है। हाँ जी बिल्कुल जी, ये देखें बोथ फेज है बात ना, क्योंकि काम भी जो अब स्ट्रीट पे प्रोड्यूस होता है वो जिस तरह आपने कहा कि सब स्टैंडर्ड होता है, उसमें ना 2-3 इश्यूज है। जैसे जब आप स्ट्रीट आर्ट करते हैं ना तो उसमें एक थोड़े हद तक ना जो क्वालिटी काम प्रोड्यूस करने के लिए एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, जो जहाँ पे शायद ना लैकिंग होता है। जो वॉलंटरी बेसिस पे काम करता है ना तो उसको जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाते। अच्छा, मुझे बताएं कि ये बड़ा आपने अच्छे पॉइंट पे हमें लेके आए हैं कि जो आर्टिस्ट या जो कंपनीज ये करना चाहें तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है, किससे इजाज़त लेनी पड़ती है? सिटी इंतज़ामिया से? किसी भी दीवार पे आप ऐसे तो नहीं बनाना शुरू कर सकते, उसका ज़रा प्रोसेस भी हमें बताएं। उसमें मेरे
इत्तेफाक से ये बात है, मैंने पाकिस्तान में यहाँ पे कभी भी जो है ना, मैंने खुद एक्चुअली ऑन द स्ट्रीट आर्ट उस तरह से प्रोड्यूस नहीं किया। जहाँ भी मैं करता हूँ तो वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, इसीलिए वो जो काम होता है उसकी क्वालिटी फिर बेहतर होती है। तो लेकिन जो स्टेप है, प्रोसीजर है, वो यही होता है कि पहले तो अगर लेट्स से यू आर पेंटिंग अ बिल्डिंग, तो जो भी ओनर है बिल्डिंग का उससे सबसे पहले परमिशन लेना है आपको। फिर जिस भी अथॉरिटी में आ रहा है वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे लेना है। फिर आपको वहाँ पे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको ऑन बोर्ड लेना है। फिर आपने ऑब्वियसली वॉलंटरी कर रहे हैं तो शायद हो सकता है पेंट कंपनीज को आप ऑन बोर्ड लें कि वो आपको पेंट प्रोवाइड करें अच्छी क्वालिटी का। तो इस एटलीस्ट मटेरियल्स होने चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये 3-4 चीजें हैं जो शायद हों तो फिर एक अच्छा क्वालिटी आर्ट वर्क प्रोड्यूस किया जा सकता है। अच्छा उबैद, मुझे अपनी टेक्निक्स के बारे में बताइए, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज 3D 4D पेंटिंग्स। यू आर द ओनली आर्टिस्ट इन पाकिस्तान हु इज राइट नाउ डूइंग 4D पेंटिंग्स एज वेल। और इसमें कोई टेक्नोलॉजी को भी आप इस्तेमाल करते हैं? टेक्नोलॉजी कोई ऐप या कोई चीज भी आप करते हैं उसमें यूज? जी देखिए, जैसे जो शायद आपने काम नॉर्मली देखा होगा, मेरा वो 3 डायमेंशनल था। अभी रिसेंटली मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, एक रेजिडेंसी प्रोग्राम में मैं था, तो वहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट की थी तकरीबन 4 साल पहले ना, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस होती थी वो ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे होती थी। तो मुझे था कि उसके लिए काम को कुछ ना हम इंटरेस्टिंग बनाएं कि स्टैटिक इमेज ठीक है वो अच्छा लगता है, लेकिन वो एक टाइम के बाद वो अपना वाव फैक्टर खो देता है। तो मैंने ना एनिमेशन का सहारा लिया। जिस तरह पुराने ज़माने में कार्टून फिल्म्स बना करती थी कि वो फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करते थे और उन्हें फिर कंबाइन करते थे, उसी तरह मैंने एक म्यूरल एनिमेट किया जिसका मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला। तो अभी रिसेंटली फिर ये हुआ कि मैंने टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया। एब्सोल्युटली, आई थिंक टेक्नोलॉजी इज रियली मेकिंग इट मोर इंटरेस्टिंग फॉर अ लॉट ऑफ अस। बहुत शुक्रिया उबैद हमारे साथ होने के लिए, एंड द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। अगले इशू की तरफ आते हैं जो मैंने आपसे कहा था, आई गॉट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इट। हम बात करेंगे आज पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में, जिसको अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे माशरे में ना रिकग्नाइज किया जाता है ना रेमेडी किया जाता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन से मुराद होती है वो एंजाइटी, वो फीलिंग ब्लूज, वो डिप्रेशन जो कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से एक न्यू मदर फेस करती है। जो अभी अभी एक खातून माँ बनी होती है, उसके लिए फौरी तौर पे अपने आप को मोटिवेटेड रखना, खुश रखना, इन्वॉल्व हो जाना काफी हद तक मुश्किल होता है। और ये हम कहते हैं कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन के जुमरे में आता है। इसकी क्या मेडिकल और साइकोलॉजिकल ग्राउंड्स हैं, उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आयशा शाहिद, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आयशा, सबसे पहले यही सवाल करना चाहूंगी कि कितना प्रेवलेंट है पोस्टमार्टम डिप्रेशन? कल्चरली तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आपके पास क्या नंबर्स हैं कि न्यू मदर्स की कितनी परसेंटेज किसी ना किसी फॉर्म में पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरती है? तकरीबन देखा गया है कि जो न्यू मदर्स हैं उसमें 1 to 2% मदर्स जो होती हैं या कई दफा इससे भी ज्यादा पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरती हैं। इससे मुराद है कि 100 मदर्स हैं तो उसमें 2 या 3 खवातीन को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। और इसकी वजूहात क्या होती हैं आयशा? इज इट हार्मोनल डिसबैलेंस, इज इट द लाइफस्टाइल चेंज? क्या हो रहा होता है जिसकी वजह से इस एक्सट्रीम डिप्रेशन से या ब्लूज से खवातीन गुजरती हैं? अच्छा, आपने ब्लूज का वर्ड यूज किया। हर खातून जो होती है किसी ना किसी मौके पर आफ्टर डिलीवरी जो है बेबी ब्लूज से गुजरती है। यहाँ पे मुराद होती है इनका मूड लो रहता है, लेकिन अगर बेबी ब्लूज बढ़ जाए, कुछ महीनों पर चले जाएं जिससे तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, हम उसको तब पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं। जो आकर पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है इसके होने की वजूहत नंबर 1 तो ये होता है कि बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में, इसलिए हो रहा होता है। नंबर 2 ये कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से जो मदर है कई दफा लाइफस्टाइल चेंज की वजह से भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जाने के चांसेस उसको होते हैं। एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे होते हैं। और तीसरी एक बहुत बड़ी जो फैक्टर है जो हमारे कल्चर में भी देखा गया वो है कि फैमिलीज में रन करता है। अगर पेरेंट्स में, अगर मदर्स में, उनकी ग्रैंड मदर्स में पोस्टमार्टम डिप्रेशन रन करता हुआ आया है तो आगे जाके बच्चियों में होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि पहले के जमाने में इसके बारे में इतनी ज्यादा आगाही नहीं थी तो लोगों को नहीं पता कि उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता था। उनको लगता था कि बस तबीयत खराब होगी तो उन्होंने चल फिर के अपना काम कर लिया, इन चीजों से निकल गए। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं आयशा? क्या इसके अंदर एंजाइटी फील करती हैं, सैडनेस होती है, रोना बहुत आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है? व्हाट एग्जैक्टली अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करना चाहें कि क्या कैफियत होती है?
अच्छा, पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है इसकी कैफियत बहुत ज्यादा उदासी की, चिड़चिड़ेपन की या बहुत ज्यादा गुस्से की होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई जो खातून है वो नई नई उनके अगर किसी के बच्चे की वलादत होती है तो मोस्टली खुशी का ऑब्वियसली ये मुकाम भी होता है और समा भी होता है, लेकिन वहां पर उस खातून को खुशी फील नहीं होगी, इसको समझ नहीं आएगी कि सब खुश हो रहे हैं तो मुझसे खुश क्यों नहीं हुआ जा रहा। जिस तरह हम कहते हैं कि बच्चे को देख के बहुत ज्यादा प्यार आता है, तो शायद इस खातून को अपने बच्चे को देख के बहुत ज्यादा प्यार नहीं आएगा। उसकी वजह हरगिज नहीं होती कि बच्चे से प्यार नहीं कहती, उसकी वजह ये होती है कि उनका मूड ओवरऑल खराब चल रहा होता है हार्मोनल चेंज की वजह से और डिप्रेसिव एपिसोड की वजह से। अच्छा, कल्चर में हम थोड़ी सी स्पेस सिर्फ इस बात की दे रहे होते हैं आयशा कि हो सकता है माँ की नींद पूरी नहीं हो रही या अभी कमजोरी है तो खुराक पूरी नहीं हो रही, तो क्या ये फैक्टर्स भी इसमें मजीद इस चीज को पेचीदा करते हैं या इससे कोई ताल्लुक नहीं है? उसके अगर नींद पूरी हो भी, खुराक सही भी हो, तब भी वो ये सब फीलिंग से गुजर रही होती हैं? जी जी, ये वाले फैक्टर्स जो हैं ये बिल्कुल इस पे असर अंदाज करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आम तौर पर पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा सवेयर होता है। यहाँ पर कई दफा जो मदर्स होती हैं वो इस गिल्ट में भी चली जाती हैं कि हमें अपनी बच्चे की पैदाइश में खुशी क्यों नहीं फील हो रही है, हमें बच्चा अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, हमारा उसको उठाने का दिल क्यों नहीं कर रहा। कई दफा मदर्स की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उनसे उनको फीड भी नहीं कराया जाता, पकड़ा भी नहीं जाता, तो ये चीज सवेयर हो जाती है। एक तो सिंपल सैडनेस है कि अगर आपको खाना नहीं मिला, उससे आपकी एनर्जी लो है या आप उनको केटर नहीं कर पा रहे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ये ज्यादा एक्सट्रीम हद पे चला जाता है। जो मदर होती है, आप बेसिकली अपने जो डेली फंक्शंस हैं उसमें आप डिसफंक्शनल हो जाते हैं। अच्छा आयशा, अब इसके लिए सपोर्ट की बात करेंगे, आप क्या रेकमेंड करेंगे? आयशा, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि मुझे ये बताएं कि इसके लिए रेमेडी क्या करें? क्या ऐसी खवातीन को फौरन काउंसलिंग की तरफ जाना चाहिए, घर में किसी से सपोर्ट मिलनी चाहिए? सबसे ज्यादा इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम हस्बैंड मिले? कल्चरली तो हमने ये देखा है कि अगर कोई खातून ये सारी फीलिंग्स एक्सपीरियंस कर रही है तो उसको ये कहा जा रहा होता है कि भाई तुम नाशुक्री कर रही हो। आई थिंक आयशा से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं जा रही, बट थैंक यू सो मच आयशा फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। द मेन हैविंग दिस शो टुडे या दिस सेगमेंट टुडे वाज कि एक तो इसके बारे में आगाही, इसकी रेमेडीज ऑफ कोर्स यही हो सकती हैं कि यू नीड अ सपोर्ट ग्रुप, चाहे वो आपकी फैमिली हो, काउंसलर हो, थेरेपिस्ट हो, या फिर आपको कोई नहीं तो आपका हस्बैंड और आपका पार्टनर जरूर समझे। थोड़ा सा स्पेस दें, बजाय इसके कि डांट डपट करने के या इसको झिड़क कर एक नई माँ को ये कहा जाए कि तुम नाशुक्री कर रही हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत दी है। इट इज जस्ट नॉट इन हर कंट्रोल। तो थोड़ा सा स्पेस एंड थोड़ी सी इमोशनल सपोर्ट विल गो अ लॉन्ग वे। इसी के साथ ही लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है तो कहीं मत जाइएगा, ज्वाइन करें हमें फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जिसमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपकी बहुत सारी कॉल्स का मुस्तहिक है, बिकॉज आई वुड वांट टू नो कि क्या आप इस बात पे बिलीव करते हैं या नहीं। हम बात कर रहे हैं आज खुसूसी तौर पे मुतवस्सित तबके से। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, और हम जैसे कहते हैं ना कि मिडिल क्लास का एक अपना एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स एवरीथिंग इन लाइफ, चाहे वो फाइनेंशियल चीजें हों, आपकी सोसाइटल वैल्यूज हों, नॉर्म्स हों, वो बड़े वेल डिफाइंड होते हैं। दे आर वेरी डिफरेंट, हमारे ही मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। तो मेरी इस दोस्त का कहना था कि भाई हम बड़े हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारी जो कुव्वत खरीद है वो बढ़ गई है, परचेजिंग पावर बड़ी जबरदस्त हो गई है, पैसे आ गए हैं, लेकिन वो जो वैल्यूज आप इनग्रेन कर देते हैं एज अ मिडिल क्लास, उसको आप जंप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी ओके विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तभी ये वजह है कि अक्सर हम लोग जो वेरी प्राउडली आप प्रोफेशनल क्लासेस, अपर मिडिल क्लास, आप जो भी इसको कहना चाहें, उसके अंदर आपको एक थैला ऐसा मिलेगा उनके घरों में जिसके अंदर मजीद थैले रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता जी। ये ब्राउन मिडिल क्लास फैमिली जरूर करती हैं कि अच्छे अच्छे थैले संभाल के रखती हैं और फिर कहती हैं एक थैला ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे थैले हो। क्या आपके घर में ये होता है? हमें कॉल करके बताइए। लेकिन सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हुए कि आज के ये हालात जिसके अंदर हम कोविड, पेंडेमिक, सूरत हाल आपके सामने है, उसको देख रहे हैं, तो यकीनन हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम कैसे चीजों को आगे लेकर चलें। क्या मिडिल क्लास के लिए ये प्रॉब्लम ज्यादा यूनिक है आज का दौर, खास तौर पे साल 2020? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी जनाब, आप मिडिल क्लास में हैं, अपर मिडिल क्लास में, तो सबसे पहले इस पे आपको प्राउड फील करना चाहिए, बिकॉज आप जिस भी तबके से ताल्लुक रखते हो, आपके लिए जिंदगी वही अपॉर्चुनिटीज लेके आती है। मुझे एक कोट हमेशा याद है मेरे डिबेटिंग डेज का। हम कहते थे कि
नो मैटर वेयर यू लिव, इट डजंट मैटर आपका नेबरहुड क्या है, आपको अंग्रेजी आती है या नहीं आती, आप कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हैं, जिंदगी आपको कम से कम एक मौका ऐसा जरूर देती है जब ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी सलाहियत पे डिपेंड करता है कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। और इससे मेरी मुराद कोई हैंकी पैंकी शॉर्टकट तरीका नहीं है, दिस इज एक्चुअली अबाउट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज में अल्लाह ताला ने अदल किया है। लेकिन जी लोगों की जरा बात सुनते हैं कि क्या वाकई आज के जमाने में दरमियाने या मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, जिनको हम सफेद पोश भी कहते हैं, जिनके लिए हालात मुश्किल हैं, लेकिन वो अपने आप को इस बात पे भी आमादा नहीं कर पाते कि वो किसी से मदद ले सके। आप हमें कॉल करके बताइए अगर ये आपसे लिंक करता है मसला और कभी ना कभी आपने इन चीजों को फेस किया। हमारे साथ आज इस मौजू पे बात करने के लिए जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनको आप देखते हैं मुख्तलिफ जो टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर बात करते हुए, और इनकी शेयर विल है। आपको बताते चलें कि इनके बचपन में इनके साथ एक रोदाद हुई कि पोलियो की वजह से इनकी बीनाई मुतासर हुई, लेकिन इन्होंने इस बात को कभी अपने आड़े नहीं आने दिया, एंड ही इज गॉन ऑन टू बिकम a source of motivation for a lot many people. Such a proud moment to have him on the show. हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन नवाज साहब। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए और वक्त निकालने के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अनदर फेलो एंकर पर्सन, आपका ताल्लुक पब्लिक न्यूज से है। हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत खान। थैंक यू वजाहत फॉर मेकिंग टाइम। और जिस तरह के अभी हम बात कर रहे थे कि जो आपकी क्लास वैल्यूज होती हैं, नो मैटर वेयर यू गो इन लाइफ, आपके साथ हो रहती हैं। इस बात में कितनी हकीकत है, इसको जरा नफ्सियाती पहलू जो इसका है वो भी देखेंगे। हमारे साथ मौजूद है फातिमा आफ्ताब। थैंक यू फातिमा फॉर मेकिंग टाइम। सबसे पहले अगर मोहसिन साहब आपसे शुरुआत करें, लोग जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, लोअर इनकम ग्रुप्स में अगर उनका शुमार किया जाता है, तो वो बड़ा उस बात को एजाज समझते हैं। वो कहते हैं जी हमारी तो सर्वाइवल की जंग है। वो इस बात की दुहाई भी दे सकते हैं, आपके सामने अपनी परेशानी बयान भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह के हमारी रिपोर्ट में भी आपने देखा, जो सफेद पोश तबका है, जो मिडिल क्लास है, अगर वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरता है तो वो किसी के सामने अपना हाल दिल बयान नहीं कर सकता। आपको लगता है कि ये मसले को और उलझाती है ये कैफियत? बहुत शुक्रिया। तो यकीनी तौर पे ये मसले को उलझाती भी है और इससे कोई सलूशन की तरफ वो नहीं जा रहे होते। दरअसल जो गुर्बत है जी, इसके बारे में ये समझ लेना चाहिए कि ये एक माइंडसेट का भी नाम है जी। गुर्बत में आप देखेंगे एक माइंडसेट है जिसकी वजह से वो दुनिया को देखने की अपनी जो नजर है वो एक खास नजर रखते हैं। मसलन कई दफा उनको तबसरा करने में मजा आता है, कई दफा लोगों पर तनकीद करने में मजा आता है, कई दफा अपनी गुर्बत का हाल सुनाने में मजा आता है, कई दफा दिखावा करने में भी। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग उन चीजों को भी अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होने के बावजूद रिचुअल्स को पूरा करने पर उधार लेकर भी वो चीजें कर रहे होते हैं जो कि उनके बजट में बजट उनका अलाउ नहीं करता। तो ये दरअसल जो गुर्बत है, जहां एक तरफ इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज लोगों की लिमिटेड होते हैं, किसी के कम किसी की ज्यादा, लेकिन असल बात यह है कि आप गुर्बत वाला माइंडसेट रखते हैं या नहीं। कोई अमीर होकर भी गुर्बत वाला माइंडसेट रख सकता है। आपने मोहसिन साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप मुझे बताइए कि जितना आपने मुतवस्सित तबके को, मिडिल क्लास को ऑब्जर्व किया है, आप क्या इनमें रुझानात पाते हैं? क्या इनको इनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है? ये पैसे को बहुत फूंक फूंक कर खर्च करते हैं, या फिर वही आपकी वाली बात के एस्पिरेशनल वैल्यू क्योंकि अपनी क्लास से बढ़कर आगे बढ़ने की होती है तो बेदुरेग पैसा लुटा भी रहे होते हैं? किस तरफ आपने इनको ज्यादा देखा है? अच्छा, मोहसिन साहब से पैसा कमाना भी एक स्किल है, इसी तरह पैसा खर्च करना भी एक स्किल है। बिल्कुल। इनके पास पैसा खर्च करने की समहाउ मैंने देखा है कि स्किल की इनको जरूरत होती है, और बहुत दफा ये वहां से पैसा बचा रहे होते हैं जहां पैसा नहीं बचाना चाहिए। अगर ये अपनी लर्निंग पर या अपनी डेवलपमेंट पर इस तरह से करें कि आप पैसा बचाने वाले माइंडसेट के साथ चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहसिन साहब। वापस इस बात पे आएंगे कि क्या मिडिल क्लास का मसला ये है कि वो ज्यादा पैसे कमा नहीं सकता, या वो मिडिल क्लास का मसला ये है कि पैसे तो ये बहुत कमाते हैं लेकिन खर्च भी उतनी तेजी से कर लेते हैं। कॉलर हमारे साथ है, जरा बात करते हैं उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। ऐसा पहले तो आपको अपने टेलीविजन सेट की आवाज बंद करनी है, फिर हमसे बात कीजिए। हेलो जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मिडिल क्लास के हवाले से मैं बात करना चाहता था। मेरा नाम मोहम्मद शकील है, मैं इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में होता हूँ। जी शकील साहब बताइए। मैं ये बात कर रहा था कि ये जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना जी, ये उनको फॉलो करते हैं जो कि बहुत कामयाब हो चुके होते हैं। इंसान जिसको फॉलो करता है ना वो उसकी तरह बन जाता है। सही सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंसान की सोच पे मुबनी होता है कि वो फॉलो किसको करता है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शकील कॉल करने का एंड फॉर एडिंग दैट थॉट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैशन जो आता है पूरी दुनिया में, उसके जो ट्रेंड को लेके चलने वाले लोग हैं वो मिडिल क्लास होती है। व्हाई डू आई से दैट? बिकॉज इट्स वेयर द परचेजिंग पावर है। किसी भी आपको मिडिल क्लास होने पे ना कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए, बिकॉज पूरी दुनिया में जो मईशत का पहिया है, जिसको कहा जाता है कि एक रियासत को, एक हुकूमत को, एक मुल्क को जो चीज स्ट्रांग बनाती है वो वहां की मिडिल क्लास होती है। जब मिडिल क्लास बढ़ती है, बल्ज करती है, तो इसका मतलब होता है कि मुल्क तरक्की कर रहा है। लेकिन वजाहत हमारे यहाँ ये तसव्वुर नहीं किया जाता। लोग इस बात से झेंपते हैं, इस बात को अग्री करने में कि वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। अक्सर आपने मिडिल क्लास घरानों में ये बात सुनी होगी कि वो प्री पार्टीशन का टाइम या उससे पहले अपने पुरखों की बहुत ज्यादा दौलत होने का आपके ऊपर जरूर एक इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? जी सीधा मैंने जवाब देना है। जी जी, वजाहत आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा, माजरत आपकी आवाज जरा सही नहीं आ रही थी, लेकिन जहां तक मैंने गुफ्तगू सुनी है तमाम मेहमानों की, और बिल्कुल सही आपने ये कहा है कि जो मिडिल क्लास है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी उसकी होती है। और सबसे ज्यादा खास तौर पे जो आपने बात की कि अगर मैं बात करूं इस पेंडेमिक की 2020 की, मेरा ख्याल है सिद्रा के सफर भी सबसे ज्यादा मिडिल क्लास ही करती है, क्योंकि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा, जो एक सफेद पोश तबका है हमारा, वो ना तो किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं और उन्होंने अपना एक स्टेटस भी बरकरार रखना है। आपने सोसाइटी में अपना भरम भी कायम रखना है, और उस भरम को कायम रखते हुए आपने अपना जो अपने आप को मेंटेन भी करना है मतलब। लेकिन अक्सर सिद्रा होता यह है कि जिस तरह इस पैंडेमिक में हमने देखा कि जारी बात है हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक क्राइसिस आया। इस दफा इस पेंडेमिक में वो मिडिल क्लास का भरम जो है बास दफा वो भी हमें बेनकाब होता हुआ नजर आया। वो सफेदपोश लोग जो बजाय बहुत अच्छे अपना स्टेटस रखते हैं मुआशरे में, लेकिन इन हालात में सिद्रा हमने देखा कि काफी उनको मुश्किलात का सामना करना। राइट वजाहत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फातिमा, आपकी तरफ ये गुफ्तगू लेके आना चाहूंगी। जो बार बार बात सामने आती है कि मिडिल क्लास अपना भरम रखने की कोशिश करती है, यानी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। फाइनेंशियल अगर मुश्किल हो भी तो कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा वो खुद अपने आप को खुद ही उसको सॉल्व कर सके। तो मुझे बताइएगा, एक मिडिल क्लास की सेल्फ एस्टीम या उनकी जो खुद एतमादी है उसकी बुनियाद क्या है? क्या वो दीन से ज्यादा करीब होना चाहते हैं? क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर प्रोफेशनल एजुकेशन देकर जिंदगी में आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं? क्या वो माशरती वैल्यूज को साथ लेके चल रहे हैं? आपका इसके ऊपर क्या जायजा है? जी जी सिद्रा, इसको इस तरीके से हम ले सकते हैं। व्हेन आप बिल्कुल ठीक बात करी है, मेरे फेलो गेस्ट ने भी बिल्कुल ठीक बात की है कि वो लोग ब्रिज करने की, भरम रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स उनकी सेल्फ एस्टीम बना रहे होते हैं, जिसको हम भरम की बात कर रहे हैं। उसमें इंडिविजुअल लेवल पर जो उनकी सेल्फ एस्टीम है उन्होंने खुद से एसोसिएट की होती है डिफरेंट फैक्टर्स के साथ। जिस तरह बच्चों की एजुकेशन है कि बच्चों को कितनी क्वालिटी की एजुकेशन हम दिलवा सकेंगे, हम अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरह की लोगों के बीच में रख सकेंगे, जिसके जरिए लोगों को ये डिफरेंशिएट हो सके कि वो जो है एक अच्छे जो है वो स्टेटस में रहते हैं, बजाय ये कि उनके यहाँ मुश्किल हालात हैं या इस तरह से। दिस रियली कम्स फ्रॉम देयर जो उनकी सोचने की, चीजों को असेस करने की सलाहियत है, जिसको हम कॉग्निशंस कहते हैं जी। तो उनकी कॉग्निटिव उसमें आता है कि उन्होंने अपने लिए कॉग्निटिवली किन चीजों को बैरियर्स के तौर से आइडेंटिफाई। बिल्कुल सही। अच्छा जी, थोड़ा सा हमारे कनेक्शन में मसला आ रहा है। एक दफा फिर मैं आप सबको बताती चलूं कि कीपिंग इन व्यू के कोविड की सेकेंड वेव के अंदर हम हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारे ज्यादातर गेस्ट हमसे वर्चुअली कनेक्टेड हों। अब वर्चुअल कनेक्शन में कभी ना कभी थोड़ी सी अप एंड डाउन हो जाती है। लेट अस ट्राई एंड फिक्स दैट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। लेकिन आप कॉल करके बताइएगा कि अमूमन अगर आप किसी मिडिल क्लास शख्स से बात कर रहे हों तो बड़ा एक आम तस्वुर समझा जाता है कि वो आपको अपने पुरखों की जायदाद या अपने लिनियज के बारे में जरूर बताएगा। इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस तरह
मिडिल क्लास, एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी जब हम मिडिल क्लास की बात कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में ये एक बुरे लफ्ज के तौर पे आता है कि किसी को मिडिल क्लास कह दिया तो इसका मतलब है आप उसको कह रहे हैं कि आप ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत बुरे हैं, आप कहीं बीच दरमियाने लेवल पे रहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल और इनकम लेवल्स की, लेकिन यकीनन जो आपका अपना मेयार है, अपनी जिंदगी का, अपनी सोच का, वो ये चीजें डिफाइन नहीं करती। लेकिन बहरहाल जी, इस दुनिया में जब रहते हैं तो आपकी कुव्वत खरीद, आपका एक तबका बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए ट्रैजेक्टरी सेट करता है और उस पर बात करना भी जरूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा, वजाहत एंड मोहसिन, तो उनसे जरा बात करते हैं। मोहसिन साहब क्या कहेंगे? मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग झींपते जरूर हैं ये बताते हुए, यानी इस बात पे फख्र नहीं करते कि वो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। वो अक्सर बताने की कोशिश करते हैं कि ये जी जो इस वक्त हमारे लिए माली मुश्किलात हैं या एक मैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रख रहा हूं, ये आर्जी है। हम इससे पहले हमारे पुरखों से अगर बात की जाए तो हम जी नवाब के खानदान से थे, शहजादे शहजादियां थे, वो तो हम जब पार्टीशन के बाद यहाँ आए तो अब ये हाल हो गया। ये लोग ताने बाने मनाते क्यों हैं आपके ख्याल में? बेसिकली तो डिनाइल है जिसमें कि वो इन हालात की जिम्मेदारी किसी और पर डालना चाहते हैं, कभी हुकूमत पर, कभी समाज पर, कभी लोगों पर, कभी महंगाई पर, लेकिन इस बारे में वो खुद ये जिम्मेदारी ऑन नहीं करना चाहते। अगर आप इस बारे में जरा गौर करें तो दुनिया में वही लोग तरक्की करते हैं जो कि अपने हालात की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ने का माइंडसेट रखते हैं। आप देखते हैं बहुत सारे लोग ड्यूरिंग द एजुकेशन ही कुछ काम करना शुरू हो गए, लेकिन एक खास माइंडसेट ऐसा है जिसमें वो ये सोचते हैं कि वो जब तालीम मुकम्मल करेंगे तो उस वक्त कुछ करना शुरू करेंगे। इस बारे में, लोगों के बारे में भी मैं आपको बताऊं, एक माइंडसेट ये भी है कि जिनके पास कुछ नहीं होता या कम वसाइल होते हैं वो दूसरों के बारे में क्रिटिसाइज करने पर काफी वक्त गुजारते हैं कि इस्लाम शख्स के पास ये जो सारी चीजें हैं ये उसने जरूर किसी गलत जराए से हासिल बिल्कुल। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया मोहसिन, इसमें मैं दोबारा और भी आपसे मजीद जानना चाहूंगी कि क्या ये सोच भी काफी मुतवस्सित घराने वाली सोच होती है कि अगर दूसरे को आपने यकायक तब्दीली लाते हुए देखा, उनके यहाँ दिन चौगनी रात चौगनी तरक्की होने लगी, तो फिर आपने फौरन ही लेबल कर दिया कि भाई जो आम तरीका है, जो सही तरीका है जिसमें हम अपनी दाल रोटी चला रहे हैं, उसमें इतनी तरक्की और इतने लवाजमात मुमकिन नहीं है, ये जरूर कोई दो नंबरी हो रही है यहाँ पे। ये भी एक खास सोच है मुतवस्सित तबके की। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अपने हालात को बदलने की जिम्मेदारी ना लेने वाला ही दूसरे पर बहुत ज्यादा बेफार तनकीद करता है। ठीक है जी, एक कॉलर हमारे साथ है मोहसिन, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इम्तियाज बात करो। आपने मेरी बात सुनने की बात की तो हकीकतन अगर आप सर्वे करें, मैं किसी पे इल्जाम नहीं करता, मगर आप जो सर्वे करेंगे तो इम्तियाज की बात सच साबित होगी कि आज के दौर में ज्यादातर मामला जो है किसी गरीब का गला दबा के उसका हक मार के ही आगे बढ़ा जा रहा है। मेजोरिटी की यही ट्रेंड है। मैं भी इसी माशरे में रहता हूँ और करीब बुढ़ा होने को आया तो मैंने ये जो है एक्सपीरियंस किया। और मिडिल क्लास जो होता है, आपने सुना भी होगा कि अगर किसी के घर में फाका है, परेशानी है और वो कुछ है तो उसका जिम्मेदार हुक्मरान बादशाह होता है। इसी तरीके से हमें बना दिया गया मिडिल क्लास, लोअर क्लास का पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, बरतानिया, उसके भी हकायक में इम्तियाज साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, लेकिन ये बात सच है कि पूरी दुनिया में मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर क्लास होती है, बल्कि कहा जाता है कि जो अमीर तरीन लोग हैं वो दुनिया की आबादी का सिर्फ 1% है। लेकिन आपकी बात को मैं जरा इस तरह भी देखना चाहूंगी कि मिडिल क्लास में क्यों ये तस्वुर है, यानी हम ये तबके अल्लाह ताला की तरफ से परमानेंट तो नहीं बने हुए। वजाहत क्या कहेंगे, क्यों ये सोच है कि जी जो अमीर है वो तो गरीब का गला काट के ही अमीर बना है, उसने कोई दो नंबरी की है, वरना आप जिस मुतवस्सित तबके में आपने आंख खोली है, मरते दम तक आप उसी में रहेंगे। ये सोच क्यों है हमारे यहाँ? जी मैं बात करूं सिद्रा? जी जी हाँ सिद्रा, माजरा जरा नेटवर्क का इशू है इसलिए मैं आवाज सुन नहीं पा रहा, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। जिस तरह मिडिल क्लास की बात हो रही है कि वाकई में बहुत मसले मसाइल का सामना होता है, लेकिन सबसे एक और वजह इसकी मैं ये समझता हूं जो मिडिल क्लास खुद अपने आप को मुश्किल में डालती है। हम बचपन से अपने बड़ों से एक मुहावरा सुनते आए हैं, ज़रूर मिसल सुनते आए हैं कि जितनी चादर देखो उतने पांव फैलाओ। सही। अब हमारा मसला ये है कि हम जब स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, जब हम देखते हैं कि यार मेरे उस कजन ने तो
लाखों रुपया लगाया है अपनी शादी पर, तो मैं भी अपनी शादी वैसे ही करूंगा और उसके लिए मैं कर्ज भी लेता हूं। हालांकि हमारे इस्लाम ने शादी का बहुत मुख्तसर खर्चे के अंदर भी उसका प्रोग्राम दिया है कि किस तरह आप अपनी शादी सादगी से कर सकते हैं। लेकिन मसला ये आता है, ये मिडिल क्लास इसने अपना भरम कायम रखने के लिए कई दफा हम लोग इस हद तक चले जाते हैं, हम भी उसी का हिस्सा हैं, कि हम अपनी शादी अगर करना चाहते हैं, कोई भी खुशी करना चाहते हैं, तो कर्ज भी लेते हैं और खुद हम अपने आप को मुश्किल में डालते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं इस तरह देखूं वजाहत कि ये हमारी सोच, जैसे आपने भी खुद कहा कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, तो चादर को बड़ी करने की बात नहीं हो रही, पैरों को सुकेड़ने की बात ज्यादा रहती है यहाँ पे। तो क्या आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो मैंने एक फिनोमेना नोटिस किया है, मुतवस्सित तबकों में, मिडिल क्लास में हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन की तरफ जाते हैं। आप बचपन से देख लें, बच्चे को कहा जाता है तोहफा तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारी सालगिरह होगी, यानी साल में वो एक तोहफे की तवक्को करे। नए कपड़े कब बनेंगे? जब ईद आएगी। आपको नया बस्ता कब मिलेगा, नया यूनिफॉर्म कब होगा? जब नया साल काम का शुरू होगा। तो हमने इतना उसके जहन में डाल दिया है कि जी अच्छा परफ्यूम भी अगर ले लो तो रोज नहीं लगाना है, कोई खास दिन होगा तो लगाएंगे। तो अब वो बेचारे के सारे ख्वाब ही ऐसे हो गए, सबसे जिंदगी का बड़ा ओकेजन है शादी, तो वो कहता है चलो दिल के सारे अरमान इसी पे निकालेंगे। क्या कहेंगे वजाहत इस पे आप? अच्छा, वजाहत तक आवाज नहीं जा रही है। कॉलर हमारे साथ है, उनसे ये पूछ लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या कहेंगे? टॉपिक तो बहुत अच्छा है, एज यूजुअल बहुत अच्छा होता है हमेशा। आज जिस मौजू पर बात हो रही है, आई ऑल्सो बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, और जब हम बात करते हैं इन सारी चीजों की, तो मेरा ख्याल से मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां जो हैं वो बहुत ज्यादा किफायतशार, सुलझी हुई, अपनी वैल्यूज को लेकर चलने वाली होती हैं। और जब ये अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास के लोग अपने बेटों के लिए रिश्ते ढूंढते हैं, तो वो भी यही कोशिश करते हैं कि हम मिडिल क्लास की लड़की लेके आए जो ज्यादा सुगर होगी, चीजों को संभाल के चलेगी और पैसे को बचाएगी, खर्च करेगी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है मिडिल क्लास होना, सिर्फ इस चीज को, इस माइंडसेट को एक्सेप्ट करने और उसको किस तरह आप सोसाइटी में। उस्मा जी, एक आपसे सवाल करना चाहूंगी। आपने बात तो बड़ी प्यारी की है, लेकिन आप अक्सर देखें कि मिडिल क्लास की एक सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर तरक्की करें। उसमें अक्सर ये देखा गया है कि मिडिल क्लास या प्रोफेशनल क्लास, अपर मिडिल क्लास आप कहें, उन पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो बेशक 2 वक्त के बजाय 1 वक्त की रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजें। जब वो अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं, वहां पे ठीक है पढ़ाई तो एक जैसी हो रही है, लेकिन जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो अपर क्लास का लाइफस्टाइल है, बच्चे उससे कोप नहीं कर पा रहे होते और एक तरह से तनाव का शिकार हो जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगी? बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है। मिडिल क्लास फैमिलीज के जो बहुत बड़ा उनकी इनकम का चंक होता है, वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे सर्व करते हैं, क्योंकि वो माँ बाप ये सोचते हैं कि चलो हमने जो चीजें हमारे जिंदगी में हम नहीं हासिल कर सकते, हो सकता है हमारा बेटा या बेटी अच्छी तालीम हासिल करे और उसको वो सारी सहूलतें और वो फैसिलिटी सोसाइटी में मिल सकें जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं। सिर्फ सही, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल। आई डोंट थिंक। थैंक यू सो मच उस्मा जी, बुराई बिल्कुल नहीं है। मसला सिर्फ ये आता है कि फिर माँ बाप बच्चे को ये कहते रहते, बेटा हम मुश्किलों से तुम्हें स्कूल को अफोर्ड कर पा रहे हैं, यहाँ पे तुमने सिर्फ पढ़ाई करनी है। लेकिन बच्चा जब वहां पे दूसरे बच्चों के मोबाइल फोन्स देखता है, लाइफस्टाइल देखता है, गाड़ियां देखता है, उनकी समर वेकेशन की कहानियां सुनता है, तो क्या आप अपने बच्चे को मुश्किल में डाल रहे हैं? ये हम सवाल एड्रेस करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, डिलेड ग्रेटिफिकेशन मुतवस्सित तबके की एक खास निशानी है। अम्मी के पास आप कोई भी फरमाइश लेके जाएं, अगर हमारी तरह आप भी अपर मिडिल क्लास प्रोफेशनल क्लासेस से ताल्लुक रखते हैं, तो आपको कहा जाता है अभी नहीं बेटा। और खास तौर पे जो आम जुमले आप सुनते हुए बड़े होते हैं, पैसे पेड़ों पे नहीं उगते, तुमने क्या समझ रखा है, अपने दोस्तों की तरह अपने आप को न समझो, वो बड़े बाप की औलाद होंगे, फलाना ढिमकाना, ये सारी बातें आपके कानों में पड़ती रहती हैं। और एक तरह से कहीं ना कहीं मुतवस्सित तबके का, मिडिल क्लास का, प्रोफेशनल क्लास का जो पैसे के साथ रिश्ता है वो भी बड़ा अजीब सा हो जाता है। उनको लगता है कि पैसे को बचाने की ज्यादा जरूरत है, जोड़ जोड़ के रखने की ज्यादा जरूरत है। किसी भी मुश्किल के वक्त में शायद आपको जब जरूरत पड़े तो कोई आपका साथ ना दे। फातिमा, क्या कहेंगी, ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है, ये हमारी शख्सियत पे किस तरह असरअंदाज होती है? और मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही, हर चीज के लिए सही वक्त के आने का इंतजार करने का कहना, ये मुतवस्सित तबके का खासा है। जी सिद्रा, मैं एग्री करूंगी इस बात से कि हमारी मिडिल क्लास फर्स्ट जो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट पेरेंटिंग में
वालिदैन इस चीज को तरबियत का बहुत खास हिस्सा समझते हैं कि उनको ये चीज बताई जाए कि उनको जो चीज वो फौरन कहेंगे उनको फौरन से नहीं मिलेगी। ये जो खासा हमारी परवरिश और तरबियत का बना दिया जाता है मिडिल क्लास में या वर्किंग क्लास में सबसे दूसरी है, उसके अंदर ये रीजन होती है बिकॉज उनके पेरेंट्स को पता होता है कि इन द लाइफ थ्रू आउट उन्होंने खुद तो स्ट्रगल किया होता है, उनसे बेहतर लाइफ अपने से बेहतर जिंदगी में बच्चों को दे रहे होते हैं। तो जिंदगी के अंदर भी उनको महसूस हो रहा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों की ऐसी कमी रह जाएगी। जस्ट लाइक हो सकता है वो साल में 3 से 4 गिफ्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उस तरह के, तो वो बच्चों को इस चीज के लिए प्लान आउट करना जरूर सिखा रहे होते हैं कि आप इस तरीके से प्लान करके चलेंगे। और यही चीज हमें उनके आगे व्हेन दे आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर करियर्स इसमें भी नजर आती है। लेकिन इससे क्या लोग स्ट्रांग होते हैं, ये सवाल मेरा है कि क्या इससे उनकी शख्सियत में निखार पैदा होता है या कहीं ना कहीं कड़वाहट, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन भी आती चली जाती है? आई थिंक इसका जवाब तवाजुन में होगा। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं ताहिर महबूब बोल रहा हूँ कराची से। जी ताहिर साहब, क्या कहेंगे? सिद्रा, मैं आपका प्रोग्राम बड़ा रेगुलरली देखता हूँ और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। थैंक यू ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। मैं इस सिलसिले में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि असल में हम लोग थोड़ा सा मजहब से दूर हो गए और कनात पसंदी छोड़ दी। अगर हमारे लोग अपने बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को एक चीज समझाएं कि जब भी ये इशू आता है आप अपने से नीचे देखिए इस दुनिया में, आपको हजारों नहीं करोड़ों इंसान ऐसे नजर आएंगे जो आपसे कमतर हैं। तो आपको बहुत तसल्ली होती है ये सोच के कि आप करोड़ इंसानों से अल्लाह पाक ने आपको बेहतर बनाया हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। देखिए, हम अल्लाह ताला से अपने रिस्क में बरकत की दुआ करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जब हम ये कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं कनात पसंदी में जाएं, अल्लाह ताला ने ही तो ये नवाजिशें भी लोगों पे की हैं ना। हम अगर अपने खुलफाए राशिदीन की तरफ देखें तो जो खुलफाए सोयम थे हजरत उस्मान गनी, उनको तो लक़ब ही गनी का दिया था। तो ये भी तो अल्लाह ताला की खास मेहरबानी होती है। मुझे हमेशा लगता है कि जब हम मजहब के कुर्बत, दीन से कुर्बत और कनात पसंदी की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं लोगों को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि पैसा होना, अमीर होना, गनी होना ये शायद कोई बहुत बुरी बात है। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं सिद्रा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में हम लोगों को सही तरीके से बात समझाई नहीं जा रही कि अल्लाह ताला ने दुनिया का निजाम चलाने के लिए हर आदमी को एक सतह पे रखा है। अगर अल्लाह पाक इस दुनिया में हर एक को एक लेवल पे कर देते तो आपको इस दुनिया में एक दूसरे के लिए काम करने वाले भी ना मिलते। बिल्कुल, आप किसी के लिए काम भी ना करते। तो ये तो कुदरत का और अल्लाह का एक निजाम है। सिर्फ हमें समझने की ये जरूरत है कि अल्लाह ने हमें जो नवाजा है हमें उसी में अपना गुजारा करना है। और जब कभी डिप्रेशन का शिकार हो या इस तरह की ज़हन में सोच आए तो आप अपने से नीचे की तरफ देखिए। बिल्कुल, आपकी बहुत खूबसूरत बात है। इसको हम जैसे कहते हैं ट्रेनिंग की जुबान में कि जो आपके इमोशंस हैं ये आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आपको किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है तो आप एक बहुत लोअर वाइब्रेशन इमोशन पे हैं, लेकिन आप इसको रेज कर सकते हैं। आप अपने गुस्से को एक्साइटमेंट बना सकते हैं, इंस्पिरेशन बना सकते हैं, आप उसको अपनी वो आग बना सकते हैं जिससे आप जुस्तजू करते हुए मजीद आगे बढ़ें। तो ये बड़ा अहम है कि इन चीजों को लेकर आप चलें। हमारे साथ आज मौजूद थे मोहसिन नवाज साहब, फातिमा आफ्ताब और वजाहत खान। थोड़ी सी तशनगी रह गई क्योंकि कनेक्शन की वजह से आवाज में डिले था, उस तरह हम इनकी गुफ्तगू से महसूस नहीं हो सके जिस तरह चाहते थे। बट वंस अगेन आप तीनों लोगों का मौजूद होने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज का ये टॉपिक मुझे लगता है मुझे दोबारा उठाना पड़ेगा। आज वक्त भी थोड़ा मुख्तसर था, लेकिन आप क्या समझते हैं और खास तौर पर आज के प्रोग्राम और गुफ्तगू पे आपकी फीडबैक क्या रही ये मुझे जरूर बताइएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।